जनरल बिशंबर दयाल साहब, मैं आ रहा हूँ। रत्नाकर जी, फराज किदवई, मौलाना इमाम हैदर जैदी साहब, शिया क्लरिक है संजीव झा, मैं आप सबके पास आ रहा हूँ। लेकिन जनरल साहब, यू आर वेयरिंग अ वाइट शर्ट, आप सफेद कमीज पहने, बट वाइट इज जस्ट नॉट इन द फेवर। कोई शांति चाहता ही नहीं है जनरल साहब। हर आदमी जिसके पास जो मिसाइल है वो मिसाइल फेंक दे रहा है जिसके ऊपर। पाकिस्तान का ही नहीं, पाकिस्तान बोल रहा हम भी तैयार है, हम भी लड़ेंगे। तो दुनिया में एक सेंस ऑफ केओस क्रिएट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसको रोकने वाला कोई है नहीं। सुधांशु जी कह रहे हैं कोई पहली बात थोड़ी, अमेरिका तो हमेशा करता है। सद्दाम हुसैन से लेके गद्दाफी, ये वो सारे लोग हैं जो कहने के लिए डिक्टेटर्स थे, श्रूड थे, क्रूड थे, जुल्मी थे, लेकिन उन्होंने उतने ही जुल्मी लोगों पे कंट्रोल कर रखा था। अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग सेक्स, अलग अलग जिसे कहते हैं कबीलों पे कंट्रोल कर रखा था। वो पूरा रीजन ऐसा हो गया है कि इट्स ऑन अ सिविल वॉर, कंटिन्यूअस सिविल वॉर। अब ये सिचुएशन किसी के कंट्रोल में नहीं है। जनरल साहब, व्हाट्स योर टेक? आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी को। ऐश्वर्या, जय हिंद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट सा मानना है, ये विध्वंस लीला जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब लोग 5-6 महीने पहले बार बार हर पत्रकार, हर चैनल पे ट्रंप को झूठा झूठा बोल रहे थे, मैं एक ऐसी वॉइस था, पूरे रिकॉर्ड देख लीजिए, जो मैं कह रहा था हमारी और अमेरिका की बहुत पुरानी 25 साल की इन्वेस्टमेंट है। पहले अमेरिका ने कोई भला नहीं किया, 98 में उसी ने सैंक्शन लगाए थे, लेकिन हमने 25 साल इन्वेस्ट किए हैं, और ऐसी बातें करके हमें अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक वो नहीं खराब करनी चाहिए। मैं आज भी मानता हूं कि हमारी उनकी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, और उसमें हमें कुछ सोच समझ के चलना चाहिए। लेकिन जो विध्वंस लीला उसने उठा रखी है, जो आज का जमाना ये नहीं है साहब कि आप चुप हैं तो वो ये समझ रहा है कि आप इसलिए चुप हैं कि आप सहमत हैं उसके साथ, वो ये मानता है। वो जमाना था जब स्टेट्समैन रूल करते थे इस दुनिया में। जब एक स्टेट्समैन नहीं बोलता था तो दूसरे स्टेट्समैन या दूसरी कंट्री समझती थी कि ये इसलिए आपको नहीं बोल रहे क्योंकि इनकी सहमति नहीं है। आज ट्रंप ये मानता है कि वो जो मर्जी करेगा, ये सब उसके सामने। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस वॉर का उसका एम साफ था, चाइना को मार्जिनलाइज कर दूं, रशिया को कहीं आइसोलेट करूं, और बाकी कंट्रीज को अंडरमाइन कर दूं। और उसने हमें अंडरमाइन करने की कोशिश की है ना। इस दौरान में उसके लोगों ने ये स्टेटमेंट दी ना कि हम उनको 30 दिन का तेल देने की परमिट कर रहे हैं। क्या मतलब है? आप हमारी छवि खराब करना चाहते हो? एक तो आपने पूरे के पूरे एरिया में अनस्टेबिलिटी फैला दी। कौन मानता है नहीं अनस्टेबिलिटी फैलाई है? क्या जरूरत थी इस युद्ध की? कौन सी क्या चीज हासिल कर रहे हो साहब आप? एक देख दुनिया का 25% और साउथ ईस्ट एशिया गरीब मुल्कों का, यहां से LNG गरीब मुल्कों की गैस, गरीब मुल्कों के चूल्हे चलते हैं। आपने अनस्टेबल कर दिया। और आपने क्या सोचा था कि ये गल्फ कंट्रीज, देखिए, ये कह देना कि भाई ये इनकी आपसी लड़ाई है। नो, अगर आपसी लड़ाई होती तो सऊदी अरेबिया वापस लड़ाई करता, UAE वापस लड़ाई करता। नहीं की ना उन्होंने। वो नहीं लड़ना चाहते आपस में, वो अपने देश में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और यहीं से कोई रास्ता निकालेंगे वो, क्योंकि वो लोग इस लड़ाई को बिल्कुल सहमति नहीं है। ये ईरान ने सोची समझी उसके तहत इनको इन्वॉल्व किया, क्योंकि नहीं तो अमेरिका पे आज कैसे जाएगी, इजराइल पे आज कैसे जाएगी? अपनी बर्बादी कर रहे, तानाशाही कर रहे साहब। तो क्या बात सोच रहे हो? कौन सी बात कर रहे हो साहब? ये बात ईरान के फेवर की नहीं है, या अमेरिका के साथ होने की नहीं है, या ईरान के अगेंस्ट की नहीं है और अमेरिका के अगेंस्ट। ये सिंपल सी बात है कि दुनिया ने कुछ मुल्कों पर भरोसा किया कि साहब आप इस UN चार्टर की कुछ वो करेंगे। आपने पहले सोवियत यूनियन को तोड़ा, युगोस्लाविया को तोड़ा, इराक को तोड़ा, सबको चलते गए। लोग, आवाज तो किसी को बोलना पड़ेगा ना कि आप गलत काम कर रहे हो साहब। लोगों को बोलना चाहिए गलत काम करें। गलत क्यों नहीं? हमारी 50 रुपए की एकदम से अगर आप एक सिलेंडर का रेट बढ़ाते हो तो क्या हमारे पास असर नहीं पड़ा? और अगर ये 20 दिन चल जाए, 25 दिन चल जाए, तो क्या हम पे असर नहीं पड़ेगा? गरीब साउथ ईस्ट एशिया पे असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पूरा का पूरा विध्वंस लीला है अमेरिका की। अमेरिका डोमेन पर कंट्रोल कैसे करे जनरल साहब? दैट्स व्हाट दुनिया पे अमेरिका जो है, जो करता आ रहा था, अमेरिका करता आ रहा था जनरल साहब। सुधांशु जी आ रहा हूं। वो कह रहा मैं कर रहा हूं और तुम कौन हो? Who are you? You are nobody. वो ये सुधांशु जी सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। जनरल साहब, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं आप। देखिए, जो 30 सेकंड जनरल साहब। सुधांशु जी 1 मिनट वो कंप्लीट कर, बोलिए जनरल साहब। बस देखिए, ईरान की जो स्ट्रैटेजी थी वो 2004-5 से थी, जब अमेरिका, जब इराक तबाह हुआ, कि हम सेंट्रलाइज्ड कमांड दिखती है सेंट्रलाइज। उन्होंने अपनी मिलिट्री को डिसेंट्रलाइज कर रखा है। 31 प्रोविंसेस में 31 हेडक्वार्टर्स हैं।
बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी है उसकी, बहुत डिफरेंट लंबे दौर लड़ाई के लिए प्रिपेयर्ड है। ओके जनरल साहब, पॉइंट टेकन। ओके जनरल साहब, काउंटर ले रहा हूं, काउंटर व्यू ले रहा हूं। अगर इसमें ईरान जीत जाता, ईरान हार्डलाइनर्स, अगर ओके सर, हार्डलाइनर सर्वाइव कर गए तो क्या होगा इस इलाके? ओके जनरल साहब, कमिंग बैक सुधांशु जी। तो आपने गलत लड़ाई स्टार्ट। ओके जनरल साहब, सुधांशु जी, And now can we open the debate? देखिए, मैं जनरल विशंबर दयाल जी जो कि आर्मी के सम्मानित जनरल रहे हैं, मैं उनके पूर्ण सम्मान रखते हुए उनसे इस विषय पर मतभेद रखता हूं। सर, आप कह रहे हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में कोई लड़ाई नहीं है। हमने जब होश संभाला 80 के दशक में, सर 10 साल ईरान इराक की लड़ाई हुई है, वो क्या थी? इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई नहीं थी। अब बताइए, 1981 में इराक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने, न्यूक्लियर बम बनाने के कगार पे था और इजराइल ने बम्बार्डिंग करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और अमेरिका को नहीं बताया था। ये रोनाल्ड रीगन ने अपने मेमोयर्स में बताया है और आप मुझसे बेहतर इस विषय के जानकार हैं। एस्टैब्लिश थ्योरी है कि वो न्यूक्लियर डिटेल्स इराक को ईरान ने दिया था इजराइल को, चूंकि उस समय ईरान इराक में लड़ाई चल रही थी और ईरान ये गवारा नहीं कर सकता था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर उनके पास एटम बम आ जाए। तो इजरायली इंटेलिजेंस को ईरान ने यूज किया ताकि इराक को डिस्ट्रॉय किया जा सके। अब बताइए साहब, ये यमन में लड़ाई चल रही है, हूती और अरब, ये क्या मतलब ये इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई नहीं है? बल्कि अभी कुछ दिन पहले आपको याद हो, जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया तो ये सुनने में आया था कि उन्होंने फोन उनका लिया नहीं। उन्होंने कहा पहले यमन में आप तय करिए कि आप हमारे साथ हैं या हूती के साथ हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि इस्लामिक, अब बताइए पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, ये एक टेंडेंसी है लड़ने की। उसका कारण क्या? अब एक और मैं बात बता दूं, किसी को थोड़ा अन्यथा लगेगा। 57 मुस्लिम देश हैं और एक नहीं अनेक मुस्लिम देश एटम बम बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, मगर कोविड वैक्सीन का पहले स्टेज का ट्रायल भी एक भी मुस्लिम देश ने नहीं किया, जबकि 1 दर्जन मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन पे पैसा बरस रहा है, मतलब इतने मालामाल हैं कि पैसा बरस रहा है, मगर कोविड वैक्सीन का ट्रायल नहीं होगा। कोई नई टेक्नोलॉजी, एआई, क्वांटम कंप्यूटर, कंपोजिट मटेरियल, जीनोम सीक्वेंसिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, इस पर रिसर्च नहीं होगा। एटम बम, एटम बम, एटम बम। अब एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता 81 में और आज आईएसआईएस के कंट्रोल में आ गया इराक, आज दुनिया में सिक्योरिटी कंसर्न क्या होता बताइए? ये बात कॉम्प्लेक्स है सुधांशु जी। आईएसआईएस को कंट्रोल में सुधांशु जी, जान बचाने की सोच रहे हैं। इट इज नॉट दैट इजी। आईएसआईएस को अमेरिका कर रहा है। अब वो जमाना नहीं है कि तालिबान अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका को तो तालिबान के हाथ में तश्तरी में परोस के आया है। तालिबान से भारत सरकार को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हम तालिबान के मंत्री को यहाँ पे आने देते, दियोबंद जाने देते। अमेरिका अलग तरीके से देखता है। आप देखिए ना, कतर में आइसिस भी है, हुदी भी है, अल-कायदा भी है। ये मतलब अमेरिका इज डीलिंग विद द वर्ल्ड इन अ वेरी वेरी डिफरेंट मैनर। जनरल साहब, और फिर मैं डिबेट खोल रहा हूं, इसके बाद मैं अपने डोमेस्टिक इशू पे भी आ रहा हूं। जनरल साहब वांट्स टू मेक अ पॉइंट। देखिए सुधांशु जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अकेला नहीं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, जब मैं कह रहा हूं इनकी आपसी लड़ाई, मैं मानता हूं ईरान इराक की लड़ाई हुई थी, लेकिन साहब पिछले 10-15 साल से जितना मर्जी ईरान एग्रेसर हो, ईरान अगर हिजबुल्ला और उनसे कभी यूएई वगैरह पर उसने कोई इस किस्म की वो नहीं की है। अब वो रियलाइजेशन है इस वर्ल्ड में, जो गल्फ एरिया है, इसमें रियलाइजेशन है कि स्टेबिलिटी से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर इसका कुछ समाधान निकला तो जो कंपनियों की, अमेरिकन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो शेख्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, सऊदी अरेबिया नहीं लड़ना चाहता साहब ईरान से, यूएई नहीं लड़ना चाहता, बहरीन नहीं लड़ना चाहता, ओमान नहीं लड़ना चाहता। ये नहीं, ये इनके कह के ट्रंप लड़वा के मानेगा सर, ट्रंप लड़वा के मानेगा, ट्रंप नहीं छोड़ेगा। के डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस वॉर नहीं है, रिलीजियस नहीं। देखिए साहब, वो थकेगा ना किसी टाइम पे तो लोग उसको भी मनाएंगे, कैपिटलिस्ट है। फैज साहब आ रहा हर्ट होगी जब कैपिटलिस्ट होगा तो ईरान ही विल आल्सो गेट हर्ट, या वो न्यूक्लियर यूज करेगा, वरना लड़ाई लंबी चलेगी।